अच्छा चलिए एक एक सिचुएशन सोचते हैं। हाँ बताइए। मान लीजिए कि कोई एक टीम को लीड कर रहा है, हम्म। ठीक है? और उनका जो सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है वो अभी अभी मतलब बुरी तरह से फेल हो गया है। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। हाँ, माहौल एकदम खराब है। लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो किसी एक को बलि का बकरा बना देते हैं, बिल्कुल। या फिर उस पूरी असफलता को जैसे कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक शख्स है, रे डालियो, जो कहते हैं कि ये सिचुएशन हार नहीं बल्कि सोना है। रे डालियो, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के संस्थापक। हाँ, और उन्होंने अपनी पूरी कंपनी और अपनी जिंदगी भी कुछ सिद्धांतों पर बनाई है। आज हम उनकी किताब सक्सेस के सिद्धांत में दिए गए विचारों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या ये सिद्धांत हमें उस फेल हुए प्रोजेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, और देखिए ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डालियो के सिद्धांत हमें वो काम करने को कहते हैं जिनसे हम इंसान सबसे ज्यादा बचते हैं। जैसे कि अपनी गलतियों का सामना करना, कड़वा सच सुनना और ये मानना कि शायद शायद मैं गलत हूँ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि डालियो के इन बड़े बड़े आइडियाज को थोड़ा तोड़कर समझें और देखें कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट। ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेहतर सोचने का एक तरीका है। तो चलिए उस फेल हुए प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर डालियो का जो पहला सिद्धांत है ना, वो एक बम की तरह गिरता है। वो कहते हैं पूरी पारदर्शिता, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। हाँ, मतलब ये कि हर कोई हर किसी से एकदम पूरी ईमानदारी से बात करेगा। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई मीठी मीठी बातें नहीं। जो सच है वो कहाँ जाएगा। हाँ, सुनने में तो ये बहुत डरावना लगता है। डरावना है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसे एक व्यक्तिगत हमले की तरह देखते हैं। सही बात है। लेकिन डालियो के लिए ये एक टूल है, एक औजार। देखिए, हम सबके दिमाग में कुछ कमजोरियां होती हैं, वो कॉग्निटिव बायसेस जिन्हें कहते हैं। मतलब हम अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल, हम उन चीजों पर ज्यादा यकीन करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। तो डालियो कहते हैं कि ये जो पूरी पारदर्शिता है ना, ये इस धुंध को हटाने का तरीका है। अच्छा। जब दूसरे लोग हमें ईमानदारी से बताते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, तो वो हमें हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाते हैं। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। नहीं, मकसद है सच्चाई तक सबसे तेज रास्ते से पहुंचना। लेकिन एक मिनट, क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? अगर मैं अपने बॉस को पूरी ईमानदारी से बता दूं कि उनका आइडिया बकवास है, तो क्या होगा? तो क्या मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया जाएगा? मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल कैसे है? बहुत बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब ये है कि पूरी पारदर्शिता अकेले काम नहीं कर सकती। तो इसके साथ और क्या चाहिए? इसके साथ चाहिए मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक ऐसा माहौल जहां लोगों को पता हो कि सच बोलने पर उन्हें सजा नहीं मिलेगी। डालियो ने अपनी कंपनी में सालों लगाकर ये कल्चर बनाया है। अच्छा। वहां अगर आप किसी से असहमत नहीं होते तो आपसे पूछा जाता है कि आप चुप क्यों हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, ये सच सुनने और उसे सही भावना से लेने की हिम्मत भी है। ये दोनों तरफ से काम करता है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता हमें उस प्रोजेक्ट के फेल होने की सच्चाई तक ले जाती है। और यहीं से उनका दूसरा बड़ा आइडिया जुड़ता है, हकीकत का सामना करना। कन्फ्रंटिंग रियलिटी। हाँ, मतलब एक बार सच पता चल जाए तो उससे भागना नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए उनके पास एक कमाल की तकनीक है जिसका जिक्र स्रोत में भी है, 5 Whys। 5 बार क्यों? हाँ, किसी जासूस की तरह समस्या की जड़ तक पहुंचना। मान लीजिए उस फेल हुए प्रोजेक्ट में एक जरूरी रिपोर्ट लेट हो गई थी। ठीक है। पहला क्यों? क्योंकि डेटा समय पर नहीं मिला। ओके। दूसरा क्यों? क्योंकि जिस टीम को डेटा देना था उनका सिस्टम डाउन था। अच्छा। तीसरा क्यों? क्योंकि किसी ने सर्वर को बिना बताए रिबूट कर दिया था। चौथा क्यों? क्योंकि सर्वर में बार बार एक समस्या आ रही थी। और पांचवा क्यों? क्योंकि पिछले मेंटेनेंस में एक जरूरी पार्ट को बदला नहीं गया था क्योंकि बजट कम था। अरे, तो बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई? देखा, हम शुरू हुए थे एक टीम की गलती से और पहुंचे बजट की समस्या पर। मतलब अब हम असली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये भावनाओं और इल्जामों को हटाकर सिस्टम की कमी को सामने लाता है। ये तो कमाल है। इसने पूरी बातचीत को एक व्यक्ति की गलती से हटाकर एक प्रक्रिया की कमी पर ला दिया। लेकिन ये हमें उस मुश्किल शब्द पर ले आता है जिसे सब भागते हैं, असफलता। ज्यादातर कंपनियां और लोग भी अपनी असफलताओं को छिपाते हैं, पर डालियो कहते हैं कि हमें इसकी तरफ भागना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग असफलता को एक खतरे की तरह देखता है।
बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि फेल होना बुरा है। हाँ बुरा है। डालिया उस पूरी सोच को ही पलट देते हैं और दिलचस्प बात यह है कि वो असफलता को सिर्फ एक मौके की तरह नहीं देखते, तो फिर वो इसे डेटा की तरह देखते हैं। डेटा, हाँ, जैसे एक वैज्ञानिक का प्रयोग गलत हो जाए तो वो दुखी नहीं होता, उसे नई जानकारी मिलती है। अच्छा, उसे पता चलता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। मतलब हर असफलता एक नया सुराग है। बिल्कुल, हर असफलता एक नया डेटा पॉइंट है जो हमें सच्चाई के और करीब ले जाता है। डालियो कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी और काम को ऐसे ही प्रयोगों की एक सीरीज की तरह देखना चाहिए। दर्द और असफलता हमें संकेत देते हैं कि कुछ सीखने की जरूरत है। तो जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ तो वो एक त्रासदी नहीं है। नहीं, वो एक खजाना है जिसमें बहुत सारा डेटा छिपा है कि अगली बार क्या नहीं करना है। और ये सिस्टम्स थिंकिंग से कैसे जुड़ता है, जिसका जिक्र आपने पहले किया था? ये सीधे तौर पर जुड़ता है। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है किसी चीज को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी मशीन की तरह देखना। एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे एक फुटबॉल टीम मैच हार जाती है तो एक अच्छा कोच सिर्फ उस गोलकीपर को दोष नहीं देता जिसने गोल खाया। सही बात है। वो देखता है क्या डिफेंस कमजोर था, क्या मिडफील्ड ने बॉल पर कंट्रोल खो दिया था। वो पूरे सिस्टम को देखता है। इसी तरह जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो किसी एक इंसान को दोष देने के बजाय हमें सिस्टम को देखना होगा। क्या हमारी प्लानिंग में कमी थी, कम्युनिकेशन गैप था, क्या हमारे पास सही रिसोर्स थे? ये हमें किसी व्यक्ति पर हमला करने से रोककर प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर फोकस करने में मदद करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने सच का सामना किया, असफलता को डेटा की तरह देखा और सिस्टम की कमियों को समझा। अब बात आती है लोगों की, टीम की। इन सिद्धांतों के आधार पर एक असरदार टीम कैसे बनाई जाए? डालियों का इस पर नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अच्छी टीम बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कमरे में सबसे स्मार्ट लोगों को भर दें। तो फिर क्या है? वो कहते हैं कि आपको विचारों की योग्यता बनानी है, आइडिया मेरिटोक्रेसी। आइडिया मेरिटोक्रेसी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सबसे अच्छा आइडिया जीतना चाहिए, चाहे वो सीईओ का हो या एक इंटर्न का। लेकिन ये कैसे तय होगा कि कौन सा आइडिया सबसे अच्छा होगा? यहाँ तो बहुत टकराव होगा। और डालियो कहते हैं टकराव अच्छा है। अच्छा? हाँ, ज्यादातर जगहों पर असहमति या टकराव को टाला जाता है। लगता है कि सब लोग एक दूसरे से सहमत हों तो माहौल अच्छा रहेगा। डालियों के मुताबिक ये बेवकूफ़ी है। वो जानबूझकर ऐसी टीमें बनाते हैं जिनमें अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग हों। बिल्कुल। जब एक आशावादी और एक निराशावादी या एक क्रिएटिव और एक प्रैक्टिकल इंसान एक ही समस्या पर बहस करते हैं तो वो हर एंगल से उस समस्या को देख पाते हैं और इस प्रक्रिया में सबसे मजबूत आइडिया निकल कर आता है। हाँ, एक बेहतर आइडिया। पर इस तरह की बहस तो आसानी से लड़ाई में बदल सकती है। मतलब रोज रोज की असहमति से टीम का माहौल जहरीला नहीं हो जाएगा? इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका भी एक सिस्टम है। ये कोई जंगल का कानून नहीं है। ब्रिजवाटर में बहस के भी नियम है। जैसे आप किसी के आइडिया की आलोचना कर सकते हैं लेकिन व्यक्ति की नहीं। आपको अपनी असहमति के पीछे तर्क देना होगा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे ये पसंद नहीं आया। ये तो जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, जब एक बार फैसला हो जाता है तो सबको उसे मानना पड़ता है, भले ही वो उससे सहमत ना हो। डिसएग्री एंड कमिट। एग्जैक्टली। इस तरह बहस से सबसे अच्छा फैसला निकलता है लेकिन टीम एक साथ आगे बढ़ती है। ये सब सुनने और करने के लिए बहुत बहुत मानसिक ताकत चाहिए। मतलब रोज अपनी गलत होने की संभावना के साथ काम पर जाना, अपनी आलोचना सुनना और फिर भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, ये हमें व्यक्तिगत गुणों पर ले आता है। दृढ़ता और लचीलापन। हाँ, इनकी क्या भूमिका है? देखिए, ये सबसे अहम हिस्सा है। आप दुनिया के सबसे अच्छे सिद्धांत बना सकते हैं लेकिन अगर आपके अंदर मुश्किलों का सामना करने की ताकत नहीं है तो वो सब कागज पर रह जाएंगे। बिल्कुल। दृढ़ता का मतलब है हार न मानना और लचीलेपन का मतलब है गिरने के बाद वापस उठ खड़ा होना। डालियों की अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? हाँ। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था गिरने वाली है और उन्होंने इस पर अपना और अपने क्लाइंट्स का सारा पैसा लगा दिया। और वो पूरी तरह गलत साबित हुए। पूरी तरह। बाजार ऊपर चला गया और ब्रिजवाटर लगभग दिवालिया हो गया। उन्हें अपने सारे कर्मचारियों को निकालना पड़ा। हाँ। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने पिता से $4000 उधार लेने पड़े ताकि वो घर का खर्च चला सकें। सोचकर भी डर लगता है। वो कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव था लेकिन सबसे कीमती भी। ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग तो टूट जाते। वो भी लगभग टूट गए थे लेकिन उस अनुभव ने उन्हें दो चीजें सिखाई। पहली,
वो गलत हो सकते हैं, चाहे उन्हें अपनी बात पर कितना भी यकीन क्यों ना हो। इससे उनके अंदर विनम्रता आई। और दूसरी, उन्होंने सीखा कि दर्द और असफलता से भागने के बजाय उसे एक पहेली की तरह देखना चाहिए। उन्होंने सोचना शुरू किया, मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या नहीं देखा हुआ। बिल्कुल, उन्होंने तय किया कि वो ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो उन्हें भविष्य में ऐसी गलतियों से बचाएं। वो मंदी में डरे नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर और मजबूती से टिके रहे। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, कोई अपने अंदर ये लचीलापन कैसे विकसित कर सकता है? क्या ये कुछ लोगों में होता है और कुछ में नहीं? नहीं, इसे सीखा जा सकता है। स्रोत कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताते हैं। अच्छा। सबसे पहला और सबसे जरूरी है अपनी मानसिकता बदलना। असफलता को अपनी पहचान पर हमले की तरह ना देखें। मतलब ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप एक फेलियर हैं, बल्कि ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपका तरीका काम नहीं किया। ये छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़ी ताकत देता है। और क्या कर सकते हैं? दूसरा, आत्मचिंतन को अपनी आदत बनाएं। हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर सोचें कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा और क्यों। इसे लिखना शायद और भी असरदार होता होगा। बिल्कुल। तीसरा, एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे मेंटर्स और दोस्त जो आपको सच बताएं लेकिन आपके गिरने पर आपको उठाएं वे। और आखिर में ध्यान या जर्नलिंग जैसी तकनीकें, ये हमें भावनाओं के तूफान में शांत रहना सिखाती हैं ताकि हम साफ साफ सोच सकें। ये सब मिलकर हमें उस मानसिक ताकत को बनाने में मदद करते हैं जिसकी डालियों बात करते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो हमने उस फेल हुए प्रोजेक्ट की सिचुएशन से शुरुआत की थी। हाँ। और अब हमारे पास उससे निपटने के लिए एक पूरा टूल किट है। हाँ। पूरी पारदर्शिता से सच का पता लगाना, 5 वाई से जड़ तक पहुंचना, असफलता को डेटा की तरह इस्तेमाल करना, विचारों की योग्यता वाली टीम बनाना, और अंत में व्यक्तिगत रूप से मजबूत और लचीला बनना। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मकसद रे डालियों के नियमों की नकल करना नहीं है। अच्छा, हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें उनके ढांचे को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और आत्मचिंतन के जरिए अपने खुद के सिद्धांत बनाने चाहिए। मतलब जो डालियों के लिए काम करता है वो शायद हमारे लिए हूबहू काम ना करे। सही बात है। हमारी परिस्थितियां, हमारे मूल्य अलग हो सकते हैं। इसीलिए स्रोत में व्यक्तिगत सिद्धांतों का घोषणा पत्र बनाने का एक बहुत अच्छा विचार दिया गया है। पर्सनल प्रिंसिपल्स मैनिफेस्टो, ये क्या है? ये एक तरह का आपका व्यक्तिगत संविधान है। एक दस्तावेज जिसमें कोई लिखता है कि वो जिंदगी में, काम में और रिश्तों में किन मूल्यों और नियमों के हिसाब से चलेगा। जैसे मैं हमेशा मुश्किल बातचीत को टालने की बजाय उसका सामना करूंगा, या कोई भी फैसला लेने से पहले मैं कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लूंगा जो मुझसे असहमत हो। तो जब कोई मुश्किल में हो तो ये घोषणा पत्र उसका मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि किसी के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। ये एक बेहतरीन विचार है, अपने लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी को आज अपनी जिंदगी या काम के लिए सिर्फ एक सिद्धांत बनाना हो, एक ऐसा नियम जिसे हर रोज अपनाया जा सके, तो वो क्या होगा? और उससे भी जरूरी,